हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं जेंडर इंटरवेंशन के पार्ट 2 जो हमारा 5 पार्ट में जेंडर इंटरवेंशन टॉपिक चल रहा है उसके पार्ट 2 के साथ उपस्थित हैं। जेंडर इंटरवेंशन का जो पार्ट 2 है, एक्ट्स रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इसके अंतर्गत हम यह देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पे किस तरह के एक्ट्स और कानून बनाए गए हैं जो जेंडर इंटरवेंशंस के लिए यूजफुल और उपयोगी हैं। उनको देखेंगे इस पार्ट में, और जिसका टाइटल दिया गया है एक्ट्स रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रेन। जब हम एक्ट्स की बात करते हैं तो ये जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं जो वीमेंस और जेंडर से रिलेटेड हैं, चिल्ड्रेन से रिलेटेड्स हैं, वो जेंडर इंटरवेंशन के उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव को लेकर के बनाए गए हैं। जिसका बेसिक जो फोकस है इस जेंडर इंटरवेंशंस में, जो एक्ट्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसका फोकस है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, और देन जेंडर एम्पावरमेंट के थ्रू जेंडर इंटरवेंशंस के प्रयास किए गए हैं, जिसको हम देख रहे हैं एक टॉपिक्स एक्ट्स रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रंस के रूप में। फर्स्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वह है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1929। जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, इस एक्ट को लाया गया था चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरबिलास राव शारदा जो थे, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना था उसको लीड कर रहे थे, उस कमेटी में मुख्य थे, उनके प्रयासों से ही बनाया गया था। इसीलिए इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदा एक्ट या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बाल विवाह निषेध अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत चाइल्ड मैरिज वैसे मैरिज को कहा गया जिसमें कि व्हाट इज़ द चाइल्ड मैरिज, अर्थात जो बाल विवाह क्या है, किसे घोषित किया गया कि जिसमें बाल विवाह से आशय ऐसे विवाह से है जिसमें दोनों पक्षकारों अर्थात वर और वधू दोनों में से कोई भी एक निर्धारित आयु से कम आयु के होंगे तो उसको कहा जाएगा बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज एक्ट। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1929, जो लड़कों की उम्र निर्धारित की गई थी 21 और लड़की की उम्र जो निर्धारित की गई थी 18 ईयर्स, अर्थात 21 ईयर से कम आयु के लड़के और 18 ईयर्स से कम आयु के लड़की के बीच, या इन दोनों में से कोई भी एक जो अपने निर्धारित आयु से कम है और उसके बीच में अगर मैरिज होता है, वह मैरिज चाइल्ड मैरिज कहलाता है, जो एज पर कानून, एज पर एक्ट जो है इसको प्रोहिबिट किया गया था, स्टॉप किया गया था। इसका बहुत बड़ा ही जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों के ग्रोथ पे इन जनरल भी, और ख़ास करके जो फीमेल्स पार्टनर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनका एम्पावरमेंट, उनका एजुकेशन और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से जो चाइल्ड मैरिज है वो जेंडर को इम्पैक्ट कर रहा था। इसलिए इस एक्ट को बनाया गया चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, ताकि उन बच्चों के साथ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस हो सके और उन्हें एम्पावर करने के लिए एजुकेशन वगैरह पर फोकस किया जा सके।
नेक्स्ट, तो इस उद्देश्य से इस चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन जो है एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में एक्ट जो है वह कार्य करती है। अगेन जो नेक्स्ट जो एक्ट है वह है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। थोड़ा ईस्वी सन में, ये आगे पीछे के क्रम में नहीं वीडियो हमने बनाया है, तो आगे पीछे के क्रम में आएगा, बट जो एक्ट जिस ईयर में पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग वीडियो को हमने बनाने की कोशिश की है। तो चाइल्ड जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, इसका भी उद्देश्य, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो जेंडर इंटरवेंशंस के उद्देश्य रहे हैं कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट्स तथा ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इन 3 फैक्टर्स को लेकर के जेंडर इंटरवेंशंस में जब हम बात करते हैं तो फोकस किया जाता है कि इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जेंडर जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन होता है, उस ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को रोकने के लिए प्रावधान किए गए थे। विशेष तरह से इसके अंतर्गत विशेष प्रोविजंस किए गए थे और उसकी व्यवस्था की गई थी जिसमें जेंडर इक्वालिटी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। इसके साथ ही साथ इस मैरिज एक्ट के साथ जो एक पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी को जो हम प्रॉपर्टी एक्सेशन या डाउरी एक्ट के रूप में जानते हैं, जो कि अगर सीक्वेंस में हम देखेंगे तो ये हमारा आता है 3rd जो एक्ट के रूप में देखेंगे, वह एक्ट है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अपहोल्डिंग द इक्वालिटी, यानी दहेज निषेध अधिनियम। यह लिंक करती है स्पेशल जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसी से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत डाउरी को, दहेज को प्रोहिबिट किया गया था, निषेध घोषित किया गया 1961 में। और इसका मेन पर्पस जो था इस एक्ट का, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, कि इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना, कि शादी विवाह जब होता है तो जनरली खास करके विशेष रूप से कि वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत, चल अचल संपत्ति के रूप में डाउरी देने की जो एक प्रथा हमारे समाज में है, खासकर भारतीय समाज में या भारत के कुछ विशेष राज्यों में तो इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर एक्सप्लॉयटेशंस के बहुत सारे मामले आते थे। उनको रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1968 में लाया गया। इस एक्ट का भी जो अगर हम लक्ष्य देखें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करना और ह्यूमन राइट्स और जेंडर एम्पावरमेंट को सशक्तिकरण करना, मजबूत बनाना, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया। और इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी विवाह का पक्ष, दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष, चाहे वह डाउरी देने वाला, दहेज देने वाला हो या दहेज लेने वाला हो, दोनों ही इसमें दंड के भागी होंगे और डाउरी जो है एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाता है, जिसको सरकार ने एक्ट के द्वारा रोकने का प्रयास किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस जो हैं कि जेंडर में इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा एफर्ट मेंटेन किए गए, प्रयास किए गए। इसी तरह से और कई सारे जो एक्ट्स हैं जो जेंडर से रिलेटेड हैं, जैसे अगर हम देखें कि फैक्ट्री एक्ट 1948
इसमें जेंडर इंटरवेंशंस के कई सारे इशूज देखने को मिलते हैं जो कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है और माना जाता है। जो ये एक्ट बना था, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 का बना था, उसमें जेंडर से संबंधित कई प्रोविजंस और प्रावधान किए गए थे कि अगर कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, तो पहले तो कि जो बहुत जोखिम भरे कार्य है उसमें महिलाओं का नियोजन पर नियंत्रित किया गया था, और बहुत जो दुर्घटनाग्रस्त वाले जो वर्क्स होते हैं उनमें महिलाओं को नियंत्रित किया गया था कि ऐसे कार्यों में नियोजन नहीं किया जा सकता है। और एक जो महत्वपूर्ण इस जो कारखाना अधिनियम एक्ट में किया गया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो महिलाओं को नियोजन के बारे में नियोजकों के लिए विशेष प्रोविज़न या प्रबंधन करने की बात कही गई थी। फिर अगर महिलाएं अगर नियोजित होती है कारखानों में, फैक्ट्रियों में या वर्क प्लेस है, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी महिलाएं जिनके 6 वर्ष से, अगर वो महिलाएं विवाहित है और विवाहित महिलाएं वर्कर्स में काम करती है, फैक्ट्री में, कारखाने में काम करती है, और उस महिला के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, शिशु हैं, तो उनको शिशु की देखभाल के लिए केयर होम या केयर टेकर होम जैसी चीज़ें जो है वो कारखाना, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसको व्यवस्था करने की जिम्मेवारी दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। तो इसमें जो, और ये एक्ट बहुत ही व्यापक रूप से है, हम उन चीज़ों की बात यहाँ कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट जेंडर और महिलाओं से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है, उनके केयर से रिलेटेड हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री एक्ट का प्रोविज़न था कि शिशु केयर या शिशु देखभाल के लिए अनिवार्य बनाया गया था। इससे क्या हुआ था कि महिलाएं आफ्टर मैरिज या बच्चे के जन्म देने के बाद भी वो फैक्ट्री में नियोजित तो हो सकती है, काम कर सकती है, लेकिन उनके बच्चों की देखभाल की जो एक सुविधा मिल जाए, जिससे कि जो वर्क की इक्वालिटी है, इक्वल राइट फॉर द वर्क, वो भी मिले और उनके बच्चों के केयर की भी व्यवस्था हो। तो इस तरह से इस एक्ट के द्वारा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में आया। नेक्स्ट जो एक्ट होता है वह हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये भी है। दोस्तों, ये यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हम इस जेंडर एक्ट इंटरवेंशंस के तहत जो डिफरेंट एक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इन एक्ट्स को आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इसके इम्पॉर्टेंस बहुत होते हैं। खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो इन एक्ट के नाम, वर्ष और उसके मुख्य प्रोविज़न से प्रश्न आते हैं, या ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दे दिया जाता है कि सपोज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन या इनेक्टेड इन। तो ईस्वी सन का इसमें ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी होता है अगर ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओर दे रहे हैं। तो जो ये वर्कर्स के सुविधा के लिए ये जो कर्मचारी अधिनियम आया, कारखाना अधिनियम के साथ ही जुड़ा हुआ था, जिसमें एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर्स स्कीम्स की बात की गई, एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशरीज की बात की गई कि किस तरह से एम्प्लॉयज को बेनिफिशरी मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, और उनको एक तरह से सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की गई इस इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा, कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, तो उनकी सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को किस तरह से एस्टैब्लिश किया जाए, उनके हेल्थ को किस तरह से सिक्योर किया जाए और एस्टैब्लिश किया जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया था। इसी तरह से जो एक और महत्वपूर्ण एक्ट है वह 1956 में आया, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट कहलाता है, अर्थात इसको मानव व्यापार या मानव दुर्व्यापार भी कहा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जिसका मेन उद्देश्य था वही इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, खास करके जेंडर जस्टिस। क्योंकि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे थे, वह एक्सप्लॉयटेशंस है
फोर्स लेबर्स हैं, स्लेवरी टाइप्स के एक्सप्लॉयटेशंस इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होते थे, प्रोस्टिट्यूशंस वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा था और कई तरह के और जो एक्सप्लॉयटेशंस जो हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा देखा जाता था। अब यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम डिफिनेशन वगैरह की डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम एक्ट की बात कर रहे हैं कि किस जो ये एक्ट था किस तरह से जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में ये आया और इस्टेब्लिश किया गया। बाकी अगर डिटेल इसको पढ़ना हो इन सारे एक्ट्स को तो आप अलग से उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। यहाँ इन सब को एक हम एक्ट्स को जो ला रहे हैं कि जेंडर इंटरवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इन सब एक्ट्स की रोल जो है इम्पॉर्टेंट होता है। डाउरी एक्ट्स की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक्ट आती है वह है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है कि मातृत्व लाभ जो है कि जो माताएं हैं या वर्क करने वाली काम करने वाली जो महिलाएं हैं और वो काम के दौरान यानी जब वो जॉब पे रहती है तो जॉब के दौरान में उनको अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं, गर्भ धारण करती हैं और बच्चे को जन्म देती है तो ये फैक्ट्री या कारखाने या जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियोजक व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैटरनिटी बेनिफिट को इंश्योर करे। इसको कहते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 में लाया गया था और जिसका उद्देश्य था मातृत्व लाभ को सुनिश्चित करवाना। इस एक्ट के तहत जो राइट ऑफ मैटरनिटी एक्ट दिया गया महिलाओं को, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर कोई महिलाएं अपने जॉब के दौरान वर्क के दौरान मातृत्व को धारण करती है यानी प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनको प्रसव होने से 6 सप्ताह पूर्व और प्रसव होने के 6 सप्ताह जो है अर्थात डिलीवरी के 6 सप्ताह 6 वीक बिफोर और डिलीवरी के 6 वीक आफ्टर तक उनको फुल वेतन के साथ यानी पूर्ण वेतन सहित छुट्टी प्रदान किया जाए और उस दौरान उनको मिलने वाली जो भत्ते होते हैं उनको भी प्रदान किया जाए। तो इस तरह की जो मेन प्रोविजंस ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है इसके तहत किया गया, जिससे कि एक महत्वपूर्ण खास करके महिलाओं के लिए बेनिफिशरी हुई कि जो कामकाजी महिलाएं थीं वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उनका जो छुट्टी है, लीव है, वो एक राइट के रूप में दिया गया, अधिकार के रूप में दिया गया और वो भी सवैतनिक कि पूर्ण वेतन के साथ कि इस दौरान वेतन में कटौती नहीं होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण जो इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का एक और प्रोविजंस किया गया था कि अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के दौरान किसी माँ की अगर माता जो है उसकी मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ऐसे हालात में भी नियोजक जो है मैटरनिटी बेनिफिट को अवॉइड नहीं कर सकता है और जो उसके नामित व्यक्ति हैं या जिसको नामित किया गया है उसको उसका भुगतान करना होता है। तो ये इससे क्या हुआ कि जो ऐसी कोई जो स्त्री श्रमिक है जिसने बच्चा होने के 6 सप्ताह पूर्व और 6 सप्ताह बाद दोनों अवधियों के बीच में से वो जो है पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी ले सकती है, जिसको प्रसूति लाभ या मैटरनिटी बेनिफिट के रूप में मातृत्व लाभ के रूप में जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में देखा गया है और इससे खास करके कामकाजी महिलाओं को बहुत बेनिफिट मिला है।
तो इसको ये कहा जा सकता है कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में पार्लियामेंट के द्वारा इंटरवेंशंस किया गया था। नेक्स्ट जो एक्ट है वो चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट है जो 1986 में लाया गया था। इसमें बाल श्रम निषेध की बात कही गई कि बाल श्रम जो है निषेध किया गया कि जो चाइल्ड लेबर हैं, खास करके लड़का हो या लड़की हो, इंडियन कंट्री में जहाँ पर पैट्रियार्की सोसाइटी है तो वहाँ पर छोटी बच्चियों की बहुत सारी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम क्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कम उम्र में ही बच्चों को अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए चाइल्ड लेबर्स को प्रोहिबिट किया गया और जिसका एक जेंडर इंटरवेंशन भी और इन कॉमन चाइल्ड बच्चों के वेलफेयर्स के रूप में भी इसको देखा जाता है। बेसिकली जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है इसमें बालक और बालिका से आशय यह है कि जिसने अपनी आयु 14 वर्ष यानी 14 ईयर्स पूरे नहीं किए हैं वे सभी बालक या बालिका कहलाएंगे। तो बालक और बालिका से यहाँ पर आशय है दोनों ही जेंडर से, और जिनकी आयु यहाँ बाल श्रम में जो आयु निर्धारित की गई है वो 14 वर्ष है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को किसी खतरनाक या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो कुछ विशेष प्रकृति के, जैसे खतरनाक व्यवसाय हैं या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिस पर बाल श्रमिकों को नियोजित करने पे रोक लगाया गया है। और इस तरह से इस एक्ट के द्वारा, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के द्वारा 24 ऐसे व्यवसाय हैं, उद्यम हैं जहां पर बच्चों को लगाने से मनाही की गई है, जो कि बहुत जोखिम या खतरनाक कार्यों में आता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों का एक जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, ये तो प्रभावित होता ही होता है। इसके साथ ही साथ बच्चों का जो ह्यूमन राइट्स है, सोशल जस्टिस है और जेंडर सोशल जस्टिस है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए इन चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया, कानून के द्वारा इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है चाइल्ड और वीमेंस, जेंडर वीमेंस और चाइल्ड दोनों ही के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको जेंडर इंटरवेंशंस के पार्ट के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है वह एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इसको 2005 में अमेंड किया गया था। कि जो 1956 का एक्ट है इसको अमेंड किया गया, संशोधित किया गया 2005 में, और 2005 में इसमें कई सारे नए प्रोविजंस और प्रावधान जोड़े गए। तो जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मूल ओरिजिनेटेड एक्ट है और 2005 में इसमें अमेंड किया गया था, जिसको भी हम हिंदू सक्सेशन एक्ट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट एक्ट्स भी इसे कहा जाता है। तो यह भी भारत में महिलाओं के लिए संपत्ति और जो उत्तराधिकार का कानून है 2005 में संशोधित कानून के रूप में आया, एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में देखा जाता है। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा महिलाओं के लिए इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता की बात भी की गई और इम्पावरमेंट की बात की गई कि इससे विमेन इम्पावरमेंट, खास करके जब इसको संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया गया तो इससे फाइनेंशियली एम्पावरमेंट आया कि जो महिला सशक्तिकरण के 3 आयाम होते हैं, सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इस एक्ट के द्वारा उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने के साथ साथ उनके साथ सोशल जस्टिस
और उनके जो राइट्स वायलेशन हो रहे थे उनको प्रदान करने का प्रयास किया गया। जो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ, इसमें मूल रूप से ये कहा गया कि जो किसी भी स्त्री के पास दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है या होती हैं। एक वह संपत्ति है जिसका स्त्री का उसके ऊपर पूर्ण स्वामित्व होता है, पूर्ण अधिकार होता है, और एक ऐसी संपत्ति होती है जिस पे उसका एक सीमित और लिमिटेड अधिकार होता है। तो ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और अमेंडमेंट 2005 में जो आया, एक जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके द्वारा महिलाओं के साथ बहुत सारे जो न्यायिक निर्णय हैं वो जुड़ा, कई सारे जो प्रकार की जो स्त्री धन हैं उनको डिफ़ाइन किया गया, और इसी एक्ट के तहत स्त्री धन को डिफ़ाइन किया गया था। और इस एक्ट से पहले कुछ मनु के अनुसार, विष्णु के अनुसार, या याज्ञवल थे, या जो मिताक्षरा या दाय भाग जो प्रचलित था हिंदू रीति रिवाजों में, उनके द्वारा कुछ महिलाओं के अधिकार और प्रॉपर्टीज़ की बात होती रही है। लेकिन ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया, वह महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में आया है। और ये सारे जो उपयुक्त जितने सारे हमने एक्ट्स की बात किया, जो जेंडर इंटरवेंशन के तहत हम जिन सारे एक्ट्स की बात कर रहे हैं, इन सभी एक्ट्स का अगर देखें तो जो मेन उद्देश्य है, महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है इन सारे एक्ट्स का या जो कानून हैं उनका, कि महिलाओं के लिए इक्वालिटी प्रदान करना, सोशल जस्टिस प्रदान करना, और उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स को प्रदान करना। तो इन पूरे जेंडर इंटरवेंशंस में तीन मुख्य पिलर्स के रूप में आते हैं जिस पर हम हमेशा बात करते हैं। वो क्या है? सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट। तो सोशल जस्टिस की भी बात की गई, इक्वालिटी की भी बात की गई है, और ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हो रहे थे उस ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्शन करने के प्रयास किए गए हैं इन सारे एक्ट्स के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशंस के एक्ट के रूप में आते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो कुछ प्रमुख प्रोविजंस हैं और एक्ट्स हैं वो जेंडर एम्पावरमेंट और जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो डिफरेंट रूप से जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करके इक्वालिटी की ओर बढ़ने का एक मौका और अवसर प्रदान कर रहा है जेंडर्स को, चाहे महिलाएं हों या अन्य जेंडर्स हों या बच्चे हों, जो मार्जिनलाइज्ड और वीकर सेक्शंस के ग्रुप्स के रूप में भी देखे जाते हैं। तो उनके लिए ये सारे जो एक्ट्स हैं वो उपयोगी कदम के रूप में देखा जा सकता है, और इनके माध्यम से कई सारे बदलाव और चेंज समाज में देखने को मिले हैं। देखिए, किसी भी समाज में जो कानून है वो पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था या जो सोशल सिस्टम है या हमारा जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को किसी कानून के द्वारा तो एकाएक बदल नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इन सारे एक्ट्स के आने के बीच जेंडर इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो गई है और जेंडर जस्टिस जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है, अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर जो जस्टिस का कहीं ना कहीं अभाव है, और एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण जो इंटरवेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली एम्पावर्ड करने के लिए
उपयोगी रहा है। इसके साथ ही साथ जो हम पॉलिटिकल फील्ड में देखते हैं तो जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्व सीटें की गई है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए, जो उनका एक जेंडर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो उसको भी इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के उद्देश्य से देखें तो पंचायती राज संस्थाओं में जो रिजर्वेशन दिया गया है एक महत्वपूर्ण जेंडर इंटरवेंशन है। हालांकि अभी भी असेंबली में, पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है विधानसभाओं में और लोकसभा में अभी भी पेंडिंग है। ये बिल पास नहीं हुआ है और वो राजनीतिक एक मांग है जो महिला संगठनों या विभिन्न जो सोशल रिफॉर्मिस्ट इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा ये मांग आज भी जारी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि ये कब सक्सेस होगा, लेकिन अभी तक जितने भी कुछ प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो पॉजिटिव जेंडर इंटरवेंशंस के रूप में हैं और आगे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट आएगा, चेंज आएगा, एजुकेशन का प्रचार और प्रसार होगा, वैसे वैसे नए नए एक्ट्स, कानून आते रहेंगे, समाज में जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है चेंज आते रहेगा। तो इन एक्ट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जा सकता है जेंडर इंटरवेंशन के क्षेत्र में। और जो विशेष कुछ अभी जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर इनजस्टिस की बात जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में आगे चलते रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और जैसा कि पहले ही आप लोग को बताया गया है कि यह 5 पार्ट्स में वीडियो आएगा, तो इसके जो अगले पार्ट्स होंगे वह प्रोग्राम और पॉलिसी से रिलेटेड होगा कि किस तरह के प्रोग्राम और पॉलिसी लाए गए हैं जो जेंडर इंटरवेंशंस या वीमेन एम्पावरमेंट्स के रूप में विशेष करके कार्य करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा विल बी ऑन प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू वीमेन। थैंक यू, धन्यवाद।